क्योंकि हमारे यहां चीजें लोगों का चेहरा देखकर, लोगों की शक्ल देखकर, लोगों का मजहब देखकर, लोगों का धर्म देखकर तय होती है, संविधान देखकर नहीं होती। तो संविधान जब हमारे फायदे में हो तो हम संविधान को मानेंगे, और जब संसद हमारे फायदे में हो तो संसद को मानेंगे, और अगर दोनों हमारे फायदे में नहीं है तो हम कहेंगे कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आप जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, जहां से ये आवाजें आती हैं, उस कमरे का किराया 10 रुपए है, उसमें एसी भी लगा हुआ है। ये बात मैं आज के यूथ को इसलिए बता रहा हूं कि पूरे गुजरात से लेकर देश भर में गरीब माँ बाप के बच्चों को हॉस्टलों में कमरा नहीं मिलता, प्राइवेट रहना पड़ता है। उनके माँ बाप किसान हैं, गरीब लोग हैं, अपने बच्चे को पढ़ने भेजते हैं, उनके लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में कमरा नहीं है, वहां हजारों रुपए का पैसा देना पड़ता है कमरे का। लेकिन एक विश्वविद्यालय है, एक खास विचारधारा का है, वहां 10 रुपए कमरे का फीस है, लेकिन उसे बढ़ा करके 300 रुपए की जा रही है, जो कि कुछ भी नहीं है। उस पे 1 लाख रुपए का वो युवा जो है, जो वेस्टेड इंटरेस्ट के साथ है, पॉलिटिकल एजेंडे के साथ वहां है, 1 लाख रुपए का मोबाइल लेके चलता है और 10 रुपए की फीस 300 रुपए कर दी जाती है। तो कहते हैं कि साहब ये तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के खिलाफ है हुकूमत। तो पूरे देश के जो युवा हैं, जो करोड़ों प्रतिभावान लोग हैं, जिनमें योग्यता है, ये उनके साथ जाती नहीं है, ये उनके साथ नाइंसाफी नहीं है। ये खास किस्म की योजनाएं किसी खास के लिए क्यों चलेंगी जब ये भारत सेकुलर है? तो जिसमें काबिलियत होगी वो आगे आएगा, जिसमें नहीं होगी नहीं आएगा। तो इसका पैमाना गरीबी नहीं हो सकता, इसका पैमाना मजहब क्यों बना के रखा हुआ है आपने? तो आपको इन मुद्दों पे यूथ को सोचना होगा, इन मुद्दों को आगे बढ़ाना होगा। अगर ये बीमारियां आप नहीं ठीक करेंगे, संविधान में हुई भूलों को ठीक नहीं करेंगे, इस देश की संसद की जो बहसें हैं उसको नहीं सुनेंगे, और अपने मजहब और अपने धर्म और अपनी जाति से अगर आप बाहर नहीं निकलेंगे, तो आप कुछ हो सकता है कुछ लोग फायदा उठा लें, लेकिन एक राष्ट्र के रूप में ये देश कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। आज राजनीतिक दलों के दिवालियेपन की स्थिति यह है कि देश एक ऐसे देश के साथ कन्फ्रंटेशन में है, लेकिन हजारों करोड़ों लोग इस देश के हारने की दुआ कर रहे हैं, हजारों लोग इस देश को कमजोर करने की दुआएं कर रहे हैं, कोशिश में लगे हुए हैं, कहां कहां किस किस तरीके से नुकसान पहुंचाने में लगे हुए हैं। क्या कोई घर, क्या कोई समाज अपने ही देश और अपने समाज को अंदर से खोखला करने लगेगा? वो घर, वो समाज, वो परिवार कभी मजबूत हो सकता है? हम आज जिन युवाओं की बात कर रहे हैं, उन युवाओं के साथ डिस्क्रिमिनेशन क्यों है? अगर किसी ने दंगा किया है तो उसको गोली मारनी चाहिए। उसका मजहब क्या है, उसका धर्म क्या है, उसकी जाति क्या है, इससे क्या मतलब है? भारत राष्ट्र के खिलाफ उठने वाली कोई भी आवाज, उसे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की दुकान में और लबादे में चढ़ा करके उसे माफ नहीं किया जा सकता। ये देश की रेलें, बसें, इस देश के बिजली घर, इस देश के संस्थान मेरे और आपकी कमाई के पैसे के टैक्स से चलते हैं। ये किसी की जागीर नहीं है तो लोग आएंगे और आग लगा देंगे। और इस पर नियम बनना चाहिए कि जो भी देश की प्रॉपर्टी को जलाएगा उसको आजीवन सरकार की नौकरी नहीं दी जाएगी, और जितनी प्रॉपर्टी उसने जलाई है उसके खानदान की, उसके मकान की, उसकी प्रॉपर्टी की पूर्ति होकर के वो दी जाएगी। हम जिंदगी भर यही करते रहे। हम एक रेल चलाए, रेल में आग लगा दे कुछ लोग, हम बसें चलाए, बसों में आग लगा दे, और फिर ये कहें कि युवा बहक गया है। युवा को आप बहकाना चाहते हैं, युवा को आप नहीं सच बात बताना चाहते, क्योंकि सच बताएंगे तो आपकी दुकानें जो आपने अपीस कर करके रखी हुई हैं, जो झूठ बोले हुए हैं, ये दुनिया का पहला ऐसा देश है जो सेकुलर भी है। हमने सोचा था कि एक पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री दिल्ली में आया है, शायद ये कोई नई सियासत करेगा, लेकिन दिल्ली के अंदर ऐसा एक मुख्यमंत्री आया है कि कमाल का रोजगार उसने दिया। जो बच्ची 21 साल, 20 साल, 25 साल की लड़की, 25 साल का लड़का, तमाम अभावों के बाद
बड़ी मजबूरियों के बाद फीस दे करके कैसे ग्रेजुएशन करता है, कैसे पोस्ट ग्रेजुएशन करता है, कैसे कहीं नौकरी के लिए दिल्ली में बुढ़ो भटकते हैं। लेकिन एक कमाल का नया बिजनेस निकला है, एक कमाल की एक इंडस्ट्री खुली है, एक नया एंटरप्रेन्योर खुला है। लेकिन ये सब इस देश में राजनीति के कारण हो रहा है। हमें किसी पार्टी का, किसी का विरोध, किसी का सपोर्ट इस बुनियाद पर नहीं करना चाहिए कि उसको चलाने वाला कैसा है। हमें इस बुनियाद पे करना चाहिए कि हमारे देश के रिसोर्सेज का गलत इस्तेमाल कैसे हो रहा है। दिल्ली में एक नया रोजगार निकला है, और रोजगार क्या है कि हर मस्जिद में मौलवी साहब जो अजान देते हैं, जो जिंदगी में किसी स्कूल नहीं गए, किसी कॉलेज नहीं गए, वो अजान देंगे, उसे जम्मू, यहां की दिल्ली की सरकार, यानी लोकल दिल्ली की स्टेट की सरकार 18,000 रुपए उन्हें तनख्वाह देगी। 18,000 रुपए अजान देने वाले मौलवी को तनख्वाह मिलेगी। भाई क्यों मिलेगी? ये मौलवी साहब को हमने कहा था कि अजान दो? क्या हमने इनसे कहा था मस्जिद बनाओ और अजान दो? लेकिन ये बातों को उठाना हमारे यहां कम्युनलिज्म समझा जाता है। क्या इस देश में फिर इस तरीके से और दूसरे धर्मों को लोगों को दो? हर आदमी भाई क्यों ग्रेजुएशन करेगा? एक नीम की मस्जिद बनाएगा, अजान देना शुरू कर देगा, कहेगा साहब मुझे 18,000 रुपए दीजिए, मैं भी अजान देता हूं, मैं भी इस मस्जिद का मुल्ला हूं, मैं भी मौलवी हूं। तो आखिर ये मेरे और आपके पैसे से कौन सी योजनाएं बढ़ रही है? उत्तर प्रदेश में एक युवा चीफ मिनिस्टर बने, उन्होंने एक अजब काम शुरू कर दिया। पार्टी सत्ता में आ रही है, वो कह रहे हैं कि हम लैपटॉप बांटेंगे। ये लैपटॉप मेरे और आपके टैक्स से है, किसी पार्टी के अपनी जेब से नहीं जा रहे, और वो किसी वेलफेयर स्कीम के तहत नहीं दिए जा रहे, किसी एजेंडे के तहत दिए जा रहे। आप लैपटॉप बांटना चाहते हैं, पार्टी का डिसीजन है, तो पार्टी अपने पैसे से दे। दुनिया देश के जो लोगों ने अपनी कमाई से टैक्स दिया है, जिससे इस देश की सड़कें चलती हैं, एयरपोर्ट चलते हैं, पुलिस चलती है, आर्मी चलती है, उनके फायदे की टैक्स की तनख्वाह में जाएगा कि यहाँ कुछ लोगों को लैपटॉप, अगर ये आपकी चाहत थी तो आप अपनी जेब से बांटे ना। तो इस पे रोक युवाओं को उठानी चाहिए कि पार्टी चुनाव से पहले ये कहते हैं हम आपको फ्री ये देंगे, फ्री ये देंगे, फ्री ये देंगे। ये बिजली जो दिल्ली में फ्री दी जा रही है, ये किसी पार्टी के लोगों के बजट से आ रही है, ये मेरे और आपके टैक्स से आ रही है। और जिसको आप देना चाहते हैं दे देते हैं, जिसको नहीं देना चाहते नहीं देते। तो जो टैक्स भर रहा है उसके ऊपर सारे कानून है जो सिर्फ इस देश की पॉपुलेशन बढ़ा करके चौराहों पे, गलियों पे, फुटपाथ पे पालने पे मजबूर कर रहे हैं। उसको आप खाने का भी इंतजाम करिए, उसको आप फ्री बिजली भी दीजिए, उसको फ्री पानी भी दीजिए। तो ये जो हमारे यहाँ फ्री बीज का चक्कर चल गया है, ये इस देश को समाप्त कर रहा है। और आज का युवा इन मुद्दों को नहीं उठाएगा तो आपके लिए आने वाले समय में जो स्थिति है, क्योंकि कुछ लोग तो इंशाल्लाह के नाम पर देश तोड़ने में लगे हुए हैं, और कुछ लोग टेलीविजन पे 15 मिनट का टाइम मांगते हैं, कुछ लोग कहते हैं भारत गुलाम होगा, कुछ लोग चाइना के साथ खड़े हैं, कुछ लोग पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, कुछ कश्मीर में हो रहा है, कुछ केरला में हो रहा है, कुछ मालदा में हो रहा है। तो ये सब कुछ जो हो रहा है, ये आने वाले दौर में जो यूथ जब सड़कों पे बाहर आएगा तो उसके सामने सवाल होगा। और आप ये पूछेंगे, जो मुझसे बड़ी उम्र के लोग थे, तो आप पूछेंगे उन्होंने इसके ऊपर आवाज क्यों नहीं उठाई? तो मेरी आरएसएन सिंह, जीडी बख्शी, सुशील पंडित, ललित अंबरदार, अंकुर शर्मा, प्रोफेसर कपिल कुमार, कैप्टन सिकंदर रिजवी, हम में से किसी का कोई राजनीतिक एजेंडा नहीं है। हम चाहते हैं कि इस धरती से एक ना एक दिन हमको जाना है। जो युवा आज मेरी बात सुन रहे हैं, आपके माध्यम से भी अगर कहीं जा रही है, मैं जाने से पहले अपना दामन, जानने से पहले अपने उस जमीर को उस गफलत में, उस झूठ में, उस फरेब में नहीं छोड़ना चाहता कि आपका युवा ये कहे कि हमसे पहले के लोगों ने किसी सत्ता के लालच में, कुछ पाने की कोशिश में, कुछ लेने की कोशिश में और कुछ खोने के डर से हमें सच क्यों नहीं बताया? कम से कम अगर पार्लियामेंट में नहीं पहुंच पाए थे तो सड़कों चौराहों पे बैठ करके हमें बता के तो जाते कि हमारे संविधान में क्या जघन्य अपराध किए गए हैं।